आंत में सूजन अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों होता है? हो जाए तो क्या करें? क्या आखिर इसका इलाज है? क्या फूड में रिस्ट्रिक्शंस हैं? क्यों इतनी परेशानी है? क्यों ठीक नहीं होता? क्यों रिपोर्ट्स में नहीं आता? तो फिर क्या अप्रोच है? वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको आंतों में सूजन रहती है, दर्द होता है, लूज मोशन होता है, स्टूल में आपको कई बारी ब्लड आता है, कई बारी स्टूल काला आता है, कई बारी कब्ज़ हो जाता है, क्रैम्प्स आते हैं, आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, प्रॉपरली आपको भूख नहीं लगती है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को देखने से आपको बहुत सारी क्लैरिटी आएगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका जो कन्फ्यूजन है, जो आपका डिप्रेशन है, जो आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, उस दौड़ से, उस परेशानी से आपको राहत मिलेगी। देखो, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपकी तरफ से हमारे लिए ये एक ब्लेसिंग्स है, एक सपोर्ट है। और यदि आपकी कुछ क्वेरीज़ है तो आप हमें नीचे बॉक्स में ड्रॉप करिए। सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि जितने लोग दुनिया भर में ये सोचते हैं कि उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है या आईबीएस है या पेट की कोई सीरियस प्रॉब्लम है, उसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऐसा है कि उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस या आईबीएस उस तरह का कुछ होता ही नहीं है। या तो उन्हें डिप्रेशन होता है, या एंजाइटी होता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन की समस्या होती है, या कोई फंक्शनल बाउल प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन आईबीएस और आईबीडी के बारे में जो चीज़ें चल रही हैं, या आईबीएस सी, फिर या आईबीएस डी, ये सब जो चीज़ें हैं, जब तक कि कोई प्रॉपरली डायग्नोसिस ना बने, किसी के कहने से या इधर उधर पढ़ने से, या दो चार सिम्टम्स आपकी बॉडी में डेवलप हो गए, उनको आधार मान के सबसे पहले तो आप अपने को ना सेल्फ डायग्नोसिस मत करिए और सेल्फ ट्रीटमेंट मत लीजिए। अब दूसरी बात पे आते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स ज़रूर हैं कि जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं। सबसे पहली है कि यदि आपकी स्लीप की क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है, आपको स्लीप डिप्रिवेशन होता है, अच्छी नींद नहीं आती, नींद बार बार खुलती है। दूसरा है बायोलॉजिकल चेंज, यदि कोई आपके शरीर के अंदर आ रहा है। बायोलॉजिकल चेंज से मतलब होता है कि आप शिफ्ट में काम करते हैं, आप प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खा पाते, या फिर बहुत ज़्यादा रेगुलर आपके खाने में फाइबर की कमी है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, एक ही पोस्चर में बने रहते हैं, तो फिर आपका जो रिस्क है आईबीएस और आईबीडी और आईबीसी का, वो बढ़ जाता है। यदि आप अल्कोहल लिखें, स्मोकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, कैफ़ीन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो पुअर जीआई मोटिलिटी है, यदि आपकी कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है, कोई डिस्टर्बेंस है, मेंटल हेल्थ मतलब फोबिया है, ओवर थिंकिंग है, फियर साइकोसिस है, या फिर कोई ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हैं, या किसी ट्रॉमा के बाद आपको कुछ मानसिक जो स्वास्थ्य है उसमें बदलाव आ रहे हैं, तो ये सब आपके इंटेस्टाइन के फंक्शन को प्रभावित करते हैं, स्वेलिंग डेवलप करते हैं, अल्सरेशन डेवलप करते हैं, और कई बार ये देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आज सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर स्ट्रेस कैसे कंट्रीब्यूट करता है आपकी गट की हेल्थ में, और इन्फ्लामेशन कैसे पैदा करता है, पेट कैसे ख़राब करता है स्ट्रेस, आप उसको समझिए। देखो, सबसे पहले जो स्ट्रेस है वो हमारे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चपेट में लेता है। यानी जो तनाव है वो सबसे पहले हमारे दिमाग को प्रभावित करेगा। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन है। तो सेरोटोनिन डोपामाइन का बहुत ज़्यादा सिक्रीट होना भी गलत है और बहुत कम सिक्रीट होना भी गलत है। तो यदि सेरोटोनिन डोपामाइन का सिक्रीशन बहुत बढ़ रहा है तो आप बहुत एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और एंग्री महसूस कर सकते हैं। लेकिन यदि वो बहुत ज़्यादा घट रहा है तो फिर आपको लो बीपी, एनर्जी नहीं लगेगी, आपको मोटिवेशन नहीं आएगा, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी और हाईली इन्फ्लेम्ड हो जाएगी आपकी गट। जब इन्फ्लामेशन गट में आ जाएगा तो फिर आपके एपेटाइट में फ़र्क पड़ेगा। दूसरी तरफ कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, नॉन एफिनेफ्रिन है, एफिनेफ्रिन है, इसका जो सिक्रीशन है वो भी प्रभावित होता है और इसके सिक्रीशन से फिर गट के अंदर इन्फ्लामेशन और गट का जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है और आपकी ये परेशानी लगातार बनी रहती है। तो अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन्स, अपार्ट फ्रॉम डाइट, आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है आपकी इंटेस्टाइन को बचाने के लिए, इंटेस्टाइन के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो आपको चीज़ें मदद करेंगी वो माइंडफुल रीडिंग है, यानी कि कोई नई किताब पढ़ें, कोई नया फीड, नया चैलेंज दें अपने ब्रेन को, टाइम टेबल डिसिप्लिन से खाना खाएं,
कुछ एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज में और कुछ ना कर पाएँ तो आप वॉक करें, डीप ब्रीदिंग करें, माइंडफुलनेस करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का मतलब मेरा है कि आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप आर्ट कर सकते हैं, आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ करें जिसमें कि आप मैक्सिमम इन्वॉल्व हो जाएं। जब आप मैक्सिमम इन्वॉल्व होंगे किसी भी चीज़ में तो वो ही एक मेडिटेशन होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इससे आपको बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। जब तक आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे, आपकी स्लीप को आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो आपकी गट की हेल्थ को सुधारना, इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। फूड का, दवाइयों का अपना एक रोल है, लेकिन सबसे बड़ा रोल है आपके अपने दिमागी स्वास्थ्य का और स्ट्रेस का। जब तक ये दोनों चीज़ ठीक नहीं होंगी, फिक्स नहीं होंगी, आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ, आपका पेट का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तो कोशिश करिए आप स्ट्रेस को नॉर्मलाइज करें, मिनिमम रखें, प्लस अच्छी नींद लें, और ये सब एक्सरसाइज से, राइट एटीट्यूड से अचीव किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।